नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की तरफ से है। वैसे जब भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर कोई भी अपडेट आता है, ये काफ़ी बोरिंग बन चुका है क्योंकि पिछले 20 सालों से ये टेंडर घिसता आ रहा है। लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को जल्दी से जल्दी फाइनल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। रिसेंटली पिछले महीने ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से इस टेंडर को कैंसिल करके डायरेक्टली 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने का प्रपोजल दिया गया था और अब इसको लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर जिस पेस में चल रहा है, इसे फाइनल होने में और भी 3 से 4 साल का समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक इसके लिए रिक्वेस्ट पर प्रपोजल को इशू नहीं किया गया। इसके बाद ऑफर किए गए एयरक्राफ्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को इवैल्यूएट किया जाएगा और फिर उसके बाद फाइनेंशियल नेगोशिएशन स्टार्ट किया जाएगा और फिर इस टेंडर को फाइनलाइज किया जाएगा। इन सबको कंप्लीट करने में काफी लंबे समय लगने वाली, इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फास्ट ट्रैक करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अब डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं एयरक्राफ्ट को कंसीडर किया जाने वाला है जो कि इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। यानी कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके कोई भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू नहीं किया जाएगा और आरएफआई में मेंशन किए गए टेक्निकल डिटेल के हिसाब से अभी बस उन्हीं एयरक्राफ्ट को लेके फाइनेंशियल नेगोशिएशन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि टेक्निकली इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसमें रफाल और यूरोफाइटर टाइफून सबसे टॉप कंटेंडर बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट में फिट हो चुके हैं। बाकी कंटेंडर्स की बात करें तो शायद ही उनमें से कोई इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता रखने वाला है, जिस वजह से अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर काफी हद तक नैरो डाउन होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर। रिसेंटली भारत और चाइना दोनों ही देश हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाइना के पास पहले से ही कई तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है और भारत भी अभी इस रेस में पीछे नहीं रहा है और अभी भारत की तरफ से मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इन हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए एक बेसिक मेटल की जरूरत पड़ता है, जो कि आज तक भारत के पास मौजूद नहीं था और इसके लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी डिपार्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले एक स्पेशल कोटिंग को डेवलप कर लिया गया। अब सबको पता होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही तेज रफ्तार में ट्रैवल करते हैं और इनकी स्पीड मिनिमम आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज होता है और जब इतनी तेजी के साथ कोई चीज ट्रैवल करता है तो हवा के साथ होने वाली फ्रिक्शन की वजह से और इसमें जो इंजन लगा हुआ होता है उसमें चल रही कंबस्टन की वजह से काफी हीट जनरेट होता है और इसी वजह से मिसाइल के स्ट्रक्चर टूट जाने का खतरा बना रहता है या पिघल जाने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल में स्पेशल थर्मल कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टील की मेल्टिंग पॉइंट से भी कई गुना ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर सकता है और अभी सेम तरीके की मटेरियल को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप कर लिया गया। इससे खास करके हाइपरसोनिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली स्क्रैमजेट इंजन में इस्तेमाल किया जाएगा और पहले से ही ग्राउंड ट्रायल के दौरान इस थर्मल कोटिंग की टेस्टिंग को कंडक्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट इंजन को लेकर, और अभी हम एरो इंजन के बारे में नहीं बल्कि यूएवी में इस्तेमाल होने वाले इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो अभी एचएएल की तरफ से मेल और हेल क्लास के यूएवी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और पहले से ही डीआरडीओ की तरफ से रुस्तम 1 और रुस्तम 2 से लेके आर्चर जैसे यूएवी को डेवलप किया जा चुका है। लेकिन अभी तक इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके कोई भी इंडिजिनस सोल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं है। रुस्तम 2 जो कि हमारा पहला मेल कैटेगरी का यूएवी है, उसमें रोटेक्स के इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि वैसे तो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन इंजन है, लेकिन अभी इसकी पेरेंट कंपनी की मेजॉरिटी शेयर को चाइनीज कंपनी की तरफ से एक्वायर किया जा चुका है। तो टेक्निकली अभी रुस्तम 2 में जिन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चाइनीज कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन अभी एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैम एरो इंजन की तरफ से पार्क कंट्रोल और कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप करके एक 2.2 लीटर की डीजल इंजन को डेवलप कर लिया गया, जिसे अभी वो डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रही हेल क्लास के यूएवी और रुस्तम 2 जैसे ड्रोन को ऑफर करने वाला है। सबसे पहले जेम एरो इंजन की तरफ से अपनी यूएवी इंजन को 2025 की एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले करने की बात सामने आई है और ये एक टर्बोचार्ज इंजन होने वाला है, जिसमें इनलाइन 4 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है और कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये इंजन मेल यूएवीज को पावर करने में सक्षम होने वाला है और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होने वाला है, जिस वजह से आगे चल के इसको वाइडली इंडियन यूएवी में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगला अपडेट भी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके है। रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से अपनी फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट को लेकर कुछ मेजर बातें बताई गई थी, जिसमें 4 नए टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने के बारे में हिंट दिया गया था। इनमें से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल था जो कि आगे चल के भारत का फ्यूचर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन होने वाला है। अभी के लिए डीआरडीओ की तरफ से जिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डेवलप करने का एम रखा गया, इसका स्ट्राइक रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक होने वाली। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से यह भी हिंट दिया जा रहा है कि डीआरडीओ बस 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि अभी डीआरडीओ की तरफ से 15000 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे सेकेंड फेज में डेवलप किया जाएगा। 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बस रीजनल थ्रेट को ध्यान में रखकर अभी डेवलप किया जा रहा है। लेकिन 2000 किलोमीटर की रेंज से हम चाइना की भी सभी मेजर सिटी को टारगेट नहीं कर सकते, जिस वजह से ग्लोबल लेवल में अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए और दुनिया भर में कहीं पर भी स्ट्राइक करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से अभी 15000 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बनाने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से, और अभी इस टेंडर के फाइनल होने के रास्ते ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। अभी तक इस टेंडर में 2 सबमरीन के बीच मेजर कंपटीशन चल रहा था, जिसमें से एक जर्मनी की DKMS की तरफ से ऑफर किए गए टाइप 214 क्लास की सबमरीन थे और दूसरा स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से ऑफर किए गए S80 प्लस क्लास की सबमरीन थी। इनमें से जर्मनी की तरफ से मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी सबमरीन को भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया गया था और स्पेन की तरफ से सेम तरीके से LND के साथ मिलकर ऑफर दिया गया था। लेकिन अभी पता चला है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस टेंडर से LND की बिड को खारिज कर दिया गया, जिसके चलते अभी इस टेंडर में जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन इकलौता कंटेंडर बचने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि LND को इस वजह से इस टेंडर से बाहर किया गया क्योंकि नेवी इस टेंडर में जिन सबमरीन को खरीदना चाहती थी उनके पास एक्टिव AIP सिस्टम होना चाहिए था, जो कि फिलहाल सिर्फ जर्मनी के पास ही मौजूद है। हालांकि स्पेन की AIP सिस्टम सबसे मॉडर्न AIP सिस्टम में गिना जाता है, लेकिन इनको फुली ऑपरेशनल होने में अभी 2026 तक का समय लगने वाला है, जिस वजह से अभी इस टेंडर से स्पेन की बिड को बाहर कर दिया गया, जिसके चलते अभी प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन की सिलेक्ट होने की चांसेस लगभग कंफर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।